हाँ, तो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें हमें ये दी गई सारणी को हल करना है। तो इस सारणी को हल करने से पहले हम लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं। दो फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ लॉगरिथम के। इन फॉर्मूलाज को आपको अपने कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिख लेना है। इसका पहला फॉर्मूला है जिसका इसमें यूज होने वाला है वो है लॉग m टू द पावर x, ये बेस में रहेगा, ऑफ n इक्वल्स टू, इसको लिखा जाता है 1/x log m ऑफ n। दूसरा फॉर्मूला है लॉग बेस ऑफ a log a ऑफ b इंटू लॉग b ऑफ a, और इसकी वैल्यू होती है 1। ये दो बेसिक फॉर्मूला का यूज होने वाला है इस सारणिक के हल में, इसलिए आप लोग ये दोनों फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में, उसके बाद इसको हल करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर पहले तो हम इन सभी अवयवों को कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हम log 3 ऑफ 512 वो स्टेप से लिख रहे हैं log 3 ऑफ 2 टू दी पावर 9, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लिखते हैं। अच्छा, ये एक फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखना है लॉगरिथम का, log m टू द पावर n को n log m लिखते हैं, मतलब जो पावर है उसको सामने लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर पावर में 9 है तो ये 9 को सामने लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 log 3 ऑफ 2। ये जो 3 है ये log के बेस में है। इसके बाद log 4 ऑफ 3 को लिखते हैं हम log 4 ऑफ 3 इक्वल्स टू log 2 टू द पावर 2 ऑफ 4, सॉरी 2 टू द पावर 2 ऑफ 3। यहाँ देखो, ये इस फॉर्म का लॉगरिथम है। बेस में बेस की कोई पावर हो तो उस पावर को 1 अपॉन, यहाँ सामने 1 के अपॉन में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखो बेस में 2 है और 2 की पावर में 2 है, तो ये जो बेस की पावर है उसको सामने लिख दिया जाता है 1 के अपॉन में, और फिर बचे हुए जो भी लॉगरिथम के फंक्शन है उसको यहाँ लिख दो। ये log 2 और ये 3, ये जो बेस की पावर है इसको 1 के अपॉन में सामने लिख दिया जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ इसको लिखते हैं log 3 ऑफ 8, इसको लिख रहे हैं log 3, और इस 8 को लिख रहे हैं 2 टू द पावर 3। अब फिर से वही फॉर्मूला log m टू द पावर n रहा, तो इस n को सामने, मतलब इस पावर को सामने लिखा जाता है, तो इसको लिख देते हैं सामने, और यहाँ log ये बेस वाला 3 जैसे का वैसा ऑफ 2 जैसे का वैसा। इसके अलावा इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम log 4 ऑफ 9, इसको लिख रहे हैं हम log 4 ऑफ 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 मतलब 9, इस 9 को लिखा हमने 3 टू द पावर 2। अब देखो, इसको हम पढ़ सकते हैं log 3 टू द पावर 2, और ये जो पावर है इसको तो हम सामने लिखते हैं, मतलब यहाँ लिखेंगे हम 2 log 4 ऑफ 3। इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ये 2 log, ये जो 4 है बेस का, इस 4 को इस टाइप से लिखते हैं 2 टू द पावर 2, और ये 3 जैसे का वैसा। अच्छा देखो, जब बेस की पावर हो तो उस बेस की पावर को 1 के अपॉन में log के सामने लिख दिया जाता है। वैसे यहाँ पर बेस की पावर 2 है तो इस 2 को सामने लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा। जो बेस की पावर है उसको 1 के अपॉन में लिखा जाता है, इसको इस टाइप से लिखेंगे। पहले तो ये 2 लिख दिया हमने, फिर इनटू में ये बेस को 1 के अपॉन में लिख दिया, बेस की पावर को। अब यहाँ log में बचा ये 2 ऑफ 3। अगर बेस की पावर हो तो बेस की उस पावर को log के सामने 1 के अपॉन में लिख देना है। जैसे हम बेस की पावर 2 था तो इस 2 को log के सामने 1 के अपॉन में लिख दिया, बाकी ये बेस जैसे का वैसा लिखा, ये 3 जैसे का वैसा लिखा। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इसके बाद हम इन सभी वैल्यूज को इस सारणिक में रख देंगे।
तो सारणिक का मान प्राप्त होगा, देखो यहाँ सारणिक में log 3 ऑफ 5.2 है, तो log 3 ऑफ 5.2 को हमने किस में कन्वर्ट किया है, 9 log 3 ऑफ 2 में। तो यहाँ log 3 ऑफ 5.2 की जगह लिख देंगे 9 log 3 ऑफ 2। यहाँ लिख देते हैं हम 9 log 3 ऑफ 2। इसके बाद ये log 4 ऑफ 3, log 4 ऑफ 3 को हमने कन्वर्ट किया है 1/2 log 2 ऑफ 3 में। log 4 ऑफ 3 की जगह ये लिख देंगे 1/2 log 2 ऑफ 3। अगली पंक्ति में आते हैं, log 3 ऑफ 8 को कन्वर्ट किया है हमने 3 log 3 ऑफ 2 में। इसको लिख देते हैं 3 log 3 ऑफ 2। इसी टाइप से log 4 ऑफ 9 को हमने कन्वर्ट किया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log 2 ऑफ 3। इसका मतलब log 4 ऑफ 9 को हमने कन्वर्ट किया है log 2 ऑफ 3 में, तो यहाँ log 4 ऑफ 9 की जगह लिख रहे हैं log 2 ऑफ 3। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करते समय पहले तो हम इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, मतलब 9 log 3 ऑफ 2 का गुणा होगा log 2 ऑफ 3 के साथ। फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करना है, ये माइनस चिन्ह लगा दिए। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं, 3 का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो ये 3/2 होगा। साथ में log 2 का गुणा log 3 के साथ, इस टाइप से log 3 ऑफ 2 इंटू log 2 ऑफ 3। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 9 जैसे का वैसा लिखते हैं। और अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था जो इस टाइप से था log a ऑफ b इंटू log b ऑफ a, और इसकी वैल्यू 1 होती है। a ऑफ b इंटू log b ऑफ a की वैल्यू 1। उसी टाइप से यहाँ पर भी है log 3 ऑफ 2 इंटू log 2 ऑफ 3। a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, तो इसको हम पढ़ेंगे log 3 ऑफ 2 इंटू log 2 ऑफ 3, और इसकी वैल्यू भी होगी 1 इस फॉर्मूले से। a और b की जगह 3 और 2 है, तो इसके जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1। फिर ये माइनस, ये 3/2 जैसे का वैसा। यहाँ फिर से वही कंडीशन, log 3 ऑफ 2 इंटू log 2 ऑफ 3, फिर से इसका मान 1 होगा, तो इसका मान 1 लिख दिया हमने इस फॉर्मूले से। इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो सारणिक का मान प्राप्त होगा 9 माइनस 3/2, मतलब अपना आंसर प्राप्त होगा। इसका एलसीएम 2 आएगा, 9 to 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 माइनस 2, ये अपना आंसर। इस टाइप से हल करना था इस प्रश्न को। जो फॉर्मूलाज मैंने शुरू में लिखाया था उसको मार्जिन के ऊपर लिख लेना आप लोग, ये उतार लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मतलब उपसारणिक और सहखंडज पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम। तो अपना अगला टॉपिक है उपसारणिक और सहखंडज। तो इसके पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। हर सारणिक स्क्वायर फॉर्म में होती है, मतलब अगर सारणिक में 2 पंक्ति है 2 ही स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ हो गए, 4 पंक्तियां है तो 4 स्तंभ हो गए। कहने का मतलब ये है कि हर सारणिक स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में ही होती है। तो सबसे पहले हम उपसारणिक को समझते हैं। यहाँ पर ये जो उपसारणिक और सहखंडज में, उपसारणिक को माइनर कहते हैं और ये जो सहखंडज है इसको कोफैक्टर्स कहते हैं। ध्यान में रहेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम माइनर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उपसारणिक, इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपने पास एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति में अवयव है 1 2 3, सारणिक के दूसरी पंक्ति के अवयव है 4 5 6, तीसरी पंक्ति के अवयव है 7 8 और 9। तो इस प्रकार यह जो सारणिक है यह तृतीय कोटि का सारणिक है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। जैसे कि मैंने बताया सारणिक हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है,
2 पंक्ति होगी तो 2 ही स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति होगी तो 3 स्तंभ हो गए। तो हम देख रहे हैं कि इस सारणिक में टोटल एलिमेंट जो है, टोटल अवयव की संख्या जो है वो 9 है। टोटल इसमें 9 अवयव है। तो सारणिक में हर अवयव के संगत एक उपसारणिक होता है, मतलब सारणिक के हर अवयव का एक अलग उपसारणिक होता है। मतलब इसमें 9 अवयव है तो हर 9 अवयव के 9 उपसारणिक हो गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पहले अवयव की। ये जो पहला अवयव है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के इस अवयव का जो उपसारणिक होगा उसको M11 से निरूपित करते हैं। 1 का उपसारणिक 1 मतलब कौन सा अवयव है ये A11 अवयव कहलाएगा। 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1 है। और इस 1 का जो उपसारणिक है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होने के कारण इसके उपसारणिक को M11 से निरूपित करते हैं। M मीन्स माइनर ऑफ 11। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के इस अवयव का उपसारणिक लिखने के लिए करना क्या है, ये जो अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को और अवयव जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देना है। अवयव 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दो और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख दो इस टाइप से। तो ये जो सारणिक है, ये जो सारणिक मिलेगा ये सारणिक अवयव 1 का उपसारणिक कहलाएगा। इसी टाइप से अगर हमें अवयव 2 का उपसारणिक लिखना है, मतलब इस अवयव का उपसारणिक लिखना है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो अवयव है ये अवयव दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। अवयव 2 जो है वह दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसके उपसारणिक को हम गलत बोल दिया। अवयव 2 जो है ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होने के कारण इसके उपसारणिक को हम M12 से निरूपित करेंगे। 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयव के उपसारणिक को M12 से निरूपित करेंगे। और इस उपसारणिक को लिखने के लिए क्या करना है, ये जो अवयव है जिसका हम उपसारणिक लिखने जा रहे हैं ये अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। ये अवयव दूसरी पंक्ति, ये जो अवयव है ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो और बचे हुए ये जो अवयव है उसको यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर अवयव आएंगे 4 6 7 9। और इस प्रकार से प्राप्त ये जो उपसारणिक है ये जो उपसारणिक है ये पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक कहलाएगा। इसी प्रकार से पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक लिख रहे हैं। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है 3, और इस 3 का उपसारणिक लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे M13। M13 मतलब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 जिसका हमें उपसारणिक लिखना है ये 3 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। मतलब ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है तो ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दो और बचे हुए ये अवयव है इसको सारणिक में लिख लो 4 5 7 8 इस टाइप से। और इसी प्रकार हम बाकी के सभी अवयवों का उपसारणिक लिख सकते हैं। सपोज यहाँ अगर हमें M22 लिखना है, M22 मतलब किसका उपसारणिक होगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक होगा। दूसरी पंक्ति मतलब ये पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब ये स्तंभ। इसका मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या होगा 5। और हाँ यहाँ हम M22 का मान लिख रहे हैं, मतलब किसका उपसारणिक लिख रहे हैं, इस 5 का उपसारणिक लिख रहे हैं। तो ये देखो कि ये जो 5 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है। 5 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए इस दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो और बचे हुए ये जो अवयव है 1 3 7 9 इसको यहाँ सारणिक में लिख दो 1 3 7 9। तो ये जो सारणिक है ये इस अवयव 5 का उपसारणिक कहलाएगा। अवयव 5 मतलब दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, जिसको हम M22 से निरूपित करेंगे। और इसी प्रकार इस सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हुआ उपसारणिक। अब इसके बाद हम सहखंडज देख लेते हैं।
तो सहखंडज को समझने के लिए फिर से हम सारणिक लिख रहे हैं, उदाहरण के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सारणिक की पहली पंक्ति में वही अवयव लिख देते हैं 1 2 3, दूसरी पंक्ति 4 5 6 एंड तीसरी पंक्ति लिख रहे हैं 7 8 9। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि उपसारणिक के हर अवयव के संगत एक सहखंडज होता है, मतलब प्रत्येक अवयव का एक सहखंडज होता है। इस प्रकार इस सारणिक में 9 अवयव है, इसके 9 सहखंडज अपने को प्राप्त हो गए। जैसे माइनर्स होते हैं वैसे ही कोफैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे उपसारणिक होते हैं वैसे ही सहखंडज होते हैं। 9 उपसारणिक भी प्राप्त करें इसके तो 9 उपसारणिक प्राप्त हुए हमें, वैसे ही इसमें 9 अवयव होने के कारण इसके सहखंडज भी 9 हो गए। हर अवयव के संगत एक सहखंडज। सहखंडज को कोफैक्टर्स से निरूपित, सहखंडज को कोफैक्टर्स लिखते हैं और कोफैक्टर्स को सी से निरूपित करते हैं। अगर पहली पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर लिख रहे हैं तो इसको C11 से निरूपित करेंगे। पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का कोफैक्टर C12 से निरूपित किया जाएगा। पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का कोफैक्टर C13 से निरूपित किया जाएगा। अच्छा देखो ये कोफैक्टर को लिखते कैसे हैं। यहाँ इसके बेस में 1 1 है, मतलब यहाँ हमें -1 की पावर 1 + 1 लिखना है पहले। अगर बेस में 1 1 है तो यहाँ -1 की पावर में 1 + 1 लिखो, और उसके बाद हम जिस अवयव का सहखंडज लिखने जा रहे हैं ये C11 मतलब क्या, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव मतलब 1, और ये 1 का हम सहखंडज लिख रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होने के कारण अपन पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ने के बाद जो अवयव बचते हैं उन अवयव को यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे 5 6 8 9। इस टाइप से हमें पहले अवयव 1 का सहखंडज प्राप्त होगा। अच्छा ध्यान रहे, ये जो -1 की पावर 1 + 1 तो लिख देते हैं हम, ये जो है ये इतना भाग जो है, ये जो सारणिक है ये अवयव 1 का सारणिक होगा, क्योंकि जब हम इस अवयव 1 का उपसारणिक लिखेंगे तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, बचे अवयव को सारणिक में लिखेंगे, जिससे हमें इस 1 का उपसारणिक प्राप्त होगा। और ये जो 1 का उपसारणिक है, अवयव 1 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ये जो उपसारणिक है इसको M11 से निरूपित करेंगे हम, तो हम इसके जगह M11 भी लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से M11। तो ये होता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंडज। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंडज लिखने के लिए यहाँ -1 लिखेंगे। यहाँ बेस में 1 2 है, इसलिए यहाँ -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे, और उसके बाद ये जो सहखंडज है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का सहखंडज है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंडज है, और पहली पंक्ति और ये दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो 2 है, मतलब हम यहाँ किसका सहखंडज लिख रहे हैं, 2 का सहखंडज लिख रहे हैं। तो 2 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बचे अवयव को यहाँ सारणिक में लिख दो। ये पहली पंक्ति दूसरे अवयव का पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव था, इसलिए हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ रहे हैं, और बचे हुए ये जो अवयव है इसको यहाँ पर सारणिक में लिख रहे हैं। मतलब यहाँ सारणिक में क्या आएगा 4 6 7 9। इसको चाहे तो आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हो, -1 की पावर 1 + 2, और ये जो सारणिक है ये सारणिक जो होगा वो इस अवयव 2 का सारणिक है। अवयव 2 का सारणिक मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सारणिक, जिसको हम M12 से निरूपित करते हैं, तो इसको M12 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी अवयव के सहखंडज यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होता है सहखंडज। ये माइनर्स और सहखंडज के डेफिनेशंस को हम नोट्स के रूप में सेंड कर देंगे, उससे आप माइनर्स और सहखंडज के डेफिनेशंस लिखना, और इसके बाद हम माइनर्स और सहखंडज पे आधारित प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उपसारणिक के रूप में सारणिक का प्रसार। मतलब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी सारणिक का उपसारणिक के रूप में प्रसार किस टाइप से लिखा जाता है। इसके लिए हमने यहाँ एक सारणिक लिखा है, और इस सारणिक का हम यहाँ प्रसार लिखने वाले हैं, और प्रसार प्रथम पंक्ति से लिखने वाले हैं।
यहाँ लिखते हैं सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति से, मतलब प्रथम पंक्ति के अवयव को यूज करेंगे। सबसे पहले ये A11 लिखते हैं प्रसार में। प्रसार लिखने का तरीका, सबसे पहले ये पहला अवयव लिखो। अब पहला अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ दो और बचे हुए अवयव को यहाँ पर लिख दो। पहला अवयव मतलब A11 मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है ये, इसलिए हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख देंगे। A22, A23, A32 और यहाँ पर A33 लिख देते हैं। पहला अवयव हमेशा धनात्मक लिखना है, फिर इसके बाद ऋण चिन्ह के साथ दूसरा अवयव लिख देना है A12। पहला अवयव धनात्मक, दूसरा अवयव ऋणात्मक यूज करेंगे, और जब तीसरा अवयव यूज करेंगे तो फिर से धनात्मक, प्लस माइनस प्लस यूज करना है। तो दूसरा अवयव ऋण चिन्ह के साथ यहाँ लिख दो और यहाँ पर दूसरे अवयव का सारणिक लिखो। दूसरे अवयव का सारणिक, दूसरा अवयव A12 है और A12 का सारणिक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ के बचे हुए अवयव को सारणिक में लिख देंगे। A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होता है, इसलिए हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ रहे हैं। ये पहली पंक्ति को छोड़ दिया, ये दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया और ये बचे हुए अवयव को यहाँ लिख देंगे। A21, A23, A31, A33। इसके बाद देखो पहला अवयव धनात्मक लिए थे, दूसरा अवयव ऋणात्मक। अब इस पंक्ति का तीसरा अवयव लेना है, प्लस माइनस ले चुके, अब फिर से टर्म आएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस के साथ तीसरा अवयव लिखेंगे A13 और यहाँ A13 का उपसारणिक लिख देंगे। अच्छा, A13 का उपसारणिक मतलब पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का उपसारणिक, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक। अभी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, इसलिए पहली पंक्ति को छोड़ दो, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो और बचे हुए अवयव को यहाँ उपसारणिक में लिख दो। A21, A22, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने पर ये वाले अवयव बचेंगे। यहाँ लिखेंगे A31, यहाँ लिखेंगे A32। अच्छा, जब हमने माइनर्स के बारे में पढ़े थे तो हमने देखा था कि अवयव A11 का जो माइनर होता है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब ये जो उपसारणिक है ये A11 का माइनर कहलाता है, जिसको हम M11 से निरूपित करते हैं। और यही अवयव यहाँ इस उपसारणिक में लिखा है, मतलब ये उपसारणिक क्या होगा, A11 का माइनर होगा। और A11 का माइनर होने के कारण इस उपसारणिक को हम M11 से निरूपित करेंगे। फिर ये माइनस A12 जैसे का वैसा, ये जो माइनर है, ये जो सारणिक है, उपसारणिक है, ये A12 का उपसारणिक होगा, क्योंकि ये उपसारणिक पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ने पर प्राप्त हुआ था। मतलब इस उपसारणिक को हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़कर लिखे थे, मतलब ये वाले अवयव इस उपसारणिक में लिखे थे। और इस प्रकार से लिखा गया उपसारणिक M12 कहलाता है। मतलब A12 का उपसारणिक M12 प्लस ये A13 जैसे का वैसा लिख दिया हमने। और A13 लिखने के बाद ये जो सारणिक यहाँ लिखा है ये पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ के इस अवयव का उपसारणिक है, क्योंकि हमने इस सारणिक को लिखने के लिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ा था, बचे हुए अवयव को यहाँ लिखा था। तो पहली पंक्ति तीसरे अवयव को छोड़ने पर लिखा गया है ये जो उपसारणिक है ये A13 का उपसारणिक होगा और A13 के उपसारणिक को M13 से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से देखो हमने ये उपसारणिक है और ये अवयव है पहली पंक्ति के। इस प्रकार इसका जो हमने ये प्रसार लिखा है ये उपसारणिकों के रूप में लिखा गया प्रसार कहलाएगा। तो इस टाइप से किसी भी सारणिक का उपसारणिक के रूप में प्रसार लिखा जाता है। जैसे इस प्रसार को हमने पहली पंक्ति के अवयव के अनुदेश लिखा है, वैसे ही इस प्रसार को हम दूसरे पहले स्तंभ के अवयव के अनुदेश भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, दूसरे इस प्रसार को हम अगर पहले स्तंभ के अवयव के रूप में लिखे तो इस टाइप से लिखा जाएगा। ये पहले स्तंभ के अवयव है और इसके रूप में इस प्रसार को लिखना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले A11 लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और A11 के साथ, जैसे यहाँ A11 के साथ A11 का माइनर यूज हुआ था, वैसे ही यहाँ A11 के साथ A11 का माइनर लिखेंगे M11। इस स्तंभ के अवयव से प्रसार लिख रहे हैं
पहला अवयव लिखा धनात्मक पद के साथ, दूसरा अवयव जो लिखेंगे वो ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, मतलब अब यहाँ पर A21 लिखेंगे ऋण चिन्ह के साथ। और जैसे यहाँ पर A12 का माइनर आया था वैसे यहाँ A21 का माइनर आएगा, A21 का माइनर M21, जो अवयव है उसी का साथ में माइनर भी आएगा। पहला अवयव A11 प्लस लिया था, दूसरा अवयव A21 माइनस में लिया, अब तीसरा अवयव लेंगे A31 प्लस में, A31, और साथ में इसका माइनर लिखेंगे, A31 का माइनर होगा M31। तो इस टाइप से हम स्तंभ के रूप में भी सारणिक का प्रसार इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इस पे आधारित होंगे।